रात के 12 बज चुके थे। भाई ने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंखें बंद करके ऐसे पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूँ। इसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे मालूम था, पर मैं भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज्यादा मेरे में क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे इसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेट सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक साककरा आवाज सुनकर मेरा भाई विकी बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छठी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विकी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। इसे देखकर मुझे इस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने इसे खैर सारी दुआएं दी और इसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साई पर रखा और लेट गई। विकी कहने लगा, चुल्लू मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज से खिली। मैं हड़बड़ा कर उठी। सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विकी मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी अनो पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर अनो नहीं आ रही है तो इसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मम्मी भी इसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विकी कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो, ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त विकी भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर इसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे छे विकी भी आ गया। इसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने इसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। इसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहां सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। इसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था।
मेरी कुम्ज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसे अब जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो विकी तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आओ दीदी अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगे। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर इसने मेरी बात नहीं मानी और खिले मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा, अब नखरे मत क्या करे, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या मसला हो सकता है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विकी मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। इसने कहा, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रही और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था और इसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सा तेल है। वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हुसैन बाल है ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी थीं, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खिली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे जिस्म पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे सिफसानी की आवाजें सुनाई दे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और विकी के अलावा कोई नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो सिफसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। इसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बिल पड़ गए। अगले ही पल इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर इसने कहा, अनो अप उठ गई। मैं इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल कर गई। वो हड़बड़ा कर पैसों को अपनी पीठ की जेब में डालने लगा, मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो नजरें झुका चुका था। आहिस्ता से कहने लगा, अब प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि इसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। इसने कहा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के तौर पर लौटाए थे। मैंने सोचा था कि उनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने इसे डांटते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। मैं से कहा, इसी रात मैंने वो पैसे पापा को दे दिए। इस रात विकी मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। जब विकी अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ, मैं ये देखकर हैरान थी कि वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। इस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने फौरन दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं है, फिर भी तुम उन लोगों को घर ले आए हो। विकी तनकर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं। अच्छा खाना तैयार करो, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफी नाराज लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती। खाना तो बनाना ही था। मैं इसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वो बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। विकी का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो इतना कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि इसके दोस्त बार बार मुझे घौर रहे थे। वो सब विकी की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वो गए, मैं विकी पर फुट पड़ी।
दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है, वो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अब इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएगी। विकी के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वो कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विकी की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थीं। इस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पाँव पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि विकी मेरे पाँव को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने फौरन इसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे अब की इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। विकी के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आँख खिली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मील परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में फिसफसाने की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ विकी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खिली तो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहाँ पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और विकी के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा जिस्म पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जिस्म दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। दिन ब दिन विकी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या मसला है। इस रात में बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माँ बाप हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? विकी मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वो मेरा सौतेला भाई है। विकी मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊं। विकी जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले उन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने इसे देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा विकी का नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठा, ये किसका था? मैंने इस गोट को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, विकी फिर मेरे पास आ। इसने मेरे सर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सो, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मलाई गई थी। जैसे ही मैं इस तेल को सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो माँ बाप घर लौट आए थे। मैंने फौरन अपने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही सच्चाई सामने आई मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई। विकी मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वो मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वो विकी को पैसे देकर चले जाते। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गई। गुस्से और सदमे में मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विकी का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी ये सब देखकर दौड़ कर आए। आपा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुस्से में कहा, होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो? इसे मैं रोते हुए चलाई। अब देखिए ये जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भरे पापा ने विकी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विकी गुस्से में चला आया। मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फिरोशी करवाई। ये सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने इसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया।
मगर जैसे तैसे वो खुद को छड़ाकर घर से भाग गया। इसके बाद वो कभी भी इस घर में लूट कर नहीं आया। मेरे पेट में पिल रहा बच्चा नाजायज था। मैंने इसका अबॉर्शन करवा दिया। मगर विकी ने एक मेरे साथ जो गेनुना खेल खेला था, वो मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सके। मैं अपने तमाम सुनने और पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखे, उन्हें पर्दे में रखे और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला ना छोड़ी। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। फिर मेरी, जो अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और इस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी। मैंने इसे हमेशा सगा भाई समझा, मगर वो मेरा भरोसा तोड़ गया। तो दोस्तों, अपनी और अपने फैमिली की हिफाजत को लेकर हमेशा चुप ना रहे, आशा पर फाक बंद करके विश्वास ना करे। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब